हेलो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर गवर्नमेंट बजट। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करें। ओके, तो ये कुछ टॉपिक्स है जो इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको एग्जाम्स के लिए कवर अप करने हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले हम समझेंगे कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है। ओके, तो देखिए गवर्नमेंट बजट हमारा क्या है, फरवरी के महीने में प्रेजेंट किया जाता है इन द पार्लियामेंट। ठीक है, तो इसलिए क्या है ये क्वेश्चन जो व्हाट मेक्स मंथ ऑफ फरवरी सो स्पेशल फॉर द पीपल, इसलिए स्पेशल है क्योंकि इस तारीख को हमारा बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, हाँ साइड बैलेंस आएंगे इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है फरवरी। ओके, फरवरी इंपॉर्टेंट किसके लिए, देखिए वर्किंग डे ऑफ फरवरी इज नोन फॉर एनुअल यूनियन बजट। एनुअल यूनियन बजट मतलब पूरे साल का बजट दिखाया जाता है इस तारीख को पार्लियामेंट में। ओके, तो देखिए यह है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो इस दिन देखिए क्या कर रहा है, आई हैव टू प्रेजेंट द यूनियन बजट। ठीक है, कि इस दिन क्या है, उनको अपना एनुअल यूनियन बजट प्रेजेंट करना है। ओके, और ये कब होता है, फर्स्ट वर्किंग डे यानी फर्स्ट फेब को, जो कि आज ही है। तो आज ही हमारा क्या है, बजट प्रेजेंट किया जाएगा पार्लियामेंट में, वो भी किसके थ्रू, फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, और देखिए यूनियन बजट, जो ये यूनियन बजट अभी निकलेगा ये कब से कब तक लागू किया जाता है, अप्रैल 1 से ही स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक इसको अप्लाई किया जाता है नेक्स्ट ईयर के, यानी 1 अप्रैल 2026 से ही स्टार्ट होगा जो अभी बजट प्रेजेंट किया गया होगा, और इसका एंड कब होगा, 31 मार्च 2027 में। ओके, चलिए अब हाउ विल इट अफेक्ट द कॉमन मैन लाइफ, अब बजट से हम लोगों को क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बहुत चीजें हैं बजट से रिलेटेड। पहला बेनिफिट फॉर द सीनियर सिटीजन, बजट में सब लिखा होता है कि सीनियर सिटीजन को क्या बेनिफिट मिलेगा, उनके बैंक में जो उनके डिपॉजिट्स है उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, वो सब चीजें बजट में लिखी जाती। ओके, और कॉस्ट ऑफ सेलफोन, सेलफोन की क्या कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल के दाम कितने चलेंगे। ठीक है, और टैक्सेस, किस चीज पे कितना टैक्स लगेगा, ये सब भी हमारे बजट में ही प्रेजेंट किया जाता है। इसलिए बजट क्या है हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए बजट अफेक्ट्स एवरीवन लाइफ। सिंपल है, बजट क्या है, हम सबकी लाइफ को अफेक्ट करता है। टैक्स इंपॉर्टेंट होता है, उसमें इंटरेस्ट रेट्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखिए सब हैप्पी है, सब सैड। सिंपल है, जिन पर टैक्स लगेगा वो हैप्पी है, जिन पर टैक्स ज्यादा लगेगा वो सैड हो जाएंगे। ओके, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस मिनिस्टर एनालिसिस, कि जब बजट बनाया जाता है तो फाइनेंस मिनिस्टर किस किस चीज पे ध्यान देता है। पहला सोर्सेज ऑफ फंड, कि हमको जो फंड है मतलब जो भी रुपए है मनी वो कहाँ कहाँ से मिलने वाली है, वो इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा यूजेस ऑफ फंड, कि वो जो फंड है फिर उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि फिर ये फंड यूज कहाँ होंगे, आपकी एजुकेशन में, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनकी एजुकेशन में यूज होंगे। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में यूज होंगे। ओके, ऐसे ही बहुत फंड जो है अलग अलग सेक्टर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो सब भी आपके बजट में प्रेजेंट होता है। ओके, अब आते हैं सीधा मेन चीज पे, गवर्नमेंट बजट मीनिंग, कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, इसको लर्न कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए बजट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। रिसीट्स का मतलब होता है कमाई, ओके, और एक्सपेंडिचर यानी खर्चा। तो जो भी हमारी इकोनॉमी, इकोनॉमी यानी कंट्री, ठीक है, जो सरकार कमाई कर रही है, खर्चा कर रही है, उसकी स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट यानी जो उसका रिकॉर्ड होता है, ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट, उसको हम गवर्नमेंट बजट कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन है, इसको याद कर लेना है। ओके, स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की कमाई और खर्चे को गवर्नमेंट बजट कहा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक छोटा सा सैंपल है, ठीक है, ठीक है, ये अजम्पशन है सारे नंबर्स। ओके, तो देखिए ये है रिसीट्स यानी गवर्नमेंट की कमाई, ये है पेमेंट्स यानी गवर्नमेंट के खर्चे। ओके, तो देखिए टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू मतलब जहां से भी टैक्स का पेमेंट आ रहा है गवर्नमेंट के पास। ठीक है, अब वो कोई भी टैक्स हो सकते हैं, ठीक है, जैसे जीएसटी है, ये सब, तो सब टैक्सेस। नॉन टैक्स पेमेंट्स मतलब जो टैक्स के अलावा जो पेमेंट्स उनके पास आ रही है, ठीक है, जैसे हॉस्पिटल की फीस आ रही होंगी, स्कूल्स के बच्चों की फीस आएंगी, ठीक है, फाइन्स, पेनल्टीज, ऐसी चीजें जो है वो सब नॉन टैक्स रेवेन्यूज में आती है। ओके, ऐसे देखिए इंटरेस्ट, सब्सिडी, ये सब क्या है, खर्चे हैं। जो क्या है, बैंक से इंटरेस्ट मिलता है लोगों को, ठीक है, सब्सिडी जो गवर्नमेंट क्या है लोगों की चीजों के दाम सस्ते कर देती है, तो ये सब गवर्नमेंट खर्चे करती है, ठीक है, कंट्री के लिए। ऐसे ही हमारे पास देखिए दो तरीके के रिसीट और एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जैसे देख ही रहे,
रिसीट देखिए दो है, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। एक्सपेंडिचर में भी दो है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, तो इसकी बात अभी हम आगे करेंगे, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आ गया देख कॉम्पोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट, कि गवर्नमेंट बजट कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, तो जैसा अभी हमने देखा दो तरीके के होते हैं, एक तो गवर्नमेंट की रिसीट, बजट रिसीट यानी कमाई, एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का खर्चा। अब जो रिसीट है वो भी दो तरीके की है, जैसा अभी हमने देखा था, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। ठीक है, एक्सपेंडिचर भी दो तरीके के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब ये क्या होता है, अब हम इसको समझते हैं। देखिए आगे स्टार्ट करते हैं बजट रिसीट से। पहले बजट रिसीट्स क्या होता है? बजट रिसीट सिंपल है कि जहां से भी गवर्नमेंट को रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, रिसीट यानी कमाई, तो गवर्नमेंट की जहां से भी कमाई हो रही है उसको हम बजट रिसीट कहते हैं। तो देखिए एस्टिमेटेड मनी रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की बजट रिसीट्स, ठीक है, गवर्नमेंट की कमाई फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। ऑल सोर्सेज मतलब जहां से भी रुपए आ जाए, पर कब? ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर यानी साल के दौरान, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बजट रिसीट में हमने जैसे देखा दो तरीके की होती है, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। तो पहले रेवेन्यू रिसीट समझते हैं। तो रेवेन्यू रिसीट सिंपल है, द रिसीट दैट नीदर, ठीक है, नीदर वर्ड याद कर लीजिएगा। रेवेन्यू रिसीट्स ऐसी कमाइयां होती हैं जिसकी वजह से ना ही कोई लाइबिलिटी बनती है और ना ही कोई एसेट कम हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था रेवेन्यू रिसीट में हमने क्या देखा था, टैक्स। तो जब सरकार को टैक्स मिलता है कहीं से भी तो उनका कोई एसेट ना ही इंक्रीज होता है ना, किसी एसेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ना ही कोई एसेट कम होगा, ना ही कोई लायबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, इन दोनों में से कोई चीज नहीं होती है, उनको हम रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं। ठीक है, तो द रिसीट्स दैट नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी एसेट, ना ही कम कंट्री के फायदे वाली चीजें कम होंगी, ना ही कोई नुकसान बढ़ेगा, उनको हम रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास टैक्स आ जाता है, एक और चीज आती है जो हमने अभी देखी थी, नॉन टैक्स, जो टैक्स के अलावा वाली चीजें हैं वो भी इसमें इंक्लूड होती है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये क्या होता है, रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग मतलब रिपीट, ये रिपीट होता है, रिपीट मतलब जैसे टैक्स है, अब आप जब जैसे जीएसटी है, ठीक है, गुड एंड सर्विस टैक्स, तो जब आप सामान खरीदेंगे तो वो टैक्स लगेगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो ये रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसको रिकरिंग इन नेचर कहा गया है। अब आगे देखिए रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर क्या क्या आता है, जैसा अभी हमने क्या, रेवेन्यू रिसीट में क्या है, दो चीजें हैं, एक तो टैक्स रिसीट और एक नॉन टैक्स। ठीक है, टैक्स में जैसे अभी हमने बात की, टैक्स के अंदर आपके टैक्सेस आ जाते हैं। अब टैक्स भी दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इनकी बात हम अभी आगे करेंगे। ओके, और नॉन टैक्स रिसीट्स में देखिए क्या क्या हमारे पास, एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू और एक कमर्शियल रेवेन्यू। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कि फाइन पेनल्टीज, जो भी सिग्नल तोड़ने पे जो भी आपको फाइन पेनल्टी वगैरह देनी पड़ती है, गवर्नमेंट की एक कमाइयां है। ठीक है, इस चीज, ओके, इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी जमीन का कोई असली मालिक ना हो, वो मर जाए, मतलब उसका कोई बेटा ना हो, ठीक है, लीगल हायर, तो क्या करते हैं, गवर्नमेंट उसकी जमीन खुद रख लेती है। स्पेशल असेसमेंट, ऐसी लाइसेंस परमिट्स और फीस, ये सब चीजें क्या है, गवर्नमेंट की कमाई है पर बिना टैक्स, तो नॉन टैक्स कमाइयां हैं ये सब। और एक इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज, जो भी सरकार की कंपनियां होती हैं, ठीक है, तो वहां से जो भी रेवेन्यू उनको आता है, एक वो भी आपका नॉन टैक्स रिसीट में इंक्लूड किया जाता है। अब हम समझेंगे टैक्स क्या होता है और फिर उसके अंदर हम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, टैक्स क्या होता है देखिए, लीगली कंपल्सरी पेमेंट इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, देखो ये लीगल है, कंपल्सरी पेमेंट है, ठीक है, पर कौन लगाता है, सरकार लगाती है, किन पे, लोगों की इनकम पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट अगर बनता है तो उस पर भी टैक्स लगता है, सेल पे, सामान बेचने पे भी टैक्स लगता है, वेल्थ पे, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, तो इन सब चीजों पे जो टैक्स लगता है, और लगाता कौन है, सरकार, ठीक है, गवर्नमेंट, तो उन सब चीजों को हम टैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लर्न कर लीजिएगा कि लीगली कंपल्सरी पेमेंट इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑन इनकम, मैन्युफैक्चर, सेल, वेल्थ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, ये डेफिनेशन है, इसको लर्न करना है। अब टैक्स में हमारे पास दो तरीके के टैक्स होते हैं, जो भी हमने किया था। ठीक है,
एक हमारे पास होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, तो अब इन दोनों के मीनिंग देखिए। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हो जाता है, ऐसे टैक्स जो कि जिस आदमी पे इम्प्लाई किया है सिर्फ वही पे करेगा, ये टैक्स क्या है किसी और आदमी पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर जैसे किसी की इनकम पे टैक्स लगा है, ठीक है, तो जिस आदमी की इनकम है वही टैक्स पे करेगा, वो ऐसा नहीं कर सकता किसी और को बोलेगा तू मेरा टैक्स दे दे। ठीक है, तो देखिए, व्हेन द लायबिलिटी पे अ टैक्स एंड द बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, कि जो लाइबिलिटी का बर्डन है, टैक्स का बर्डन है, ठीक है, वो किसी और पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, उसको डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स जैसे अभी बताया, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स और गिफ्ट टैक्स। तो ये कुछ टैक्सेस हैं जो क्या है जिस आदमी पे लगे हैं वो आदमी ही पे करता है, ये किसी और आदमी पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे टैक्सेस को हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अब इसे समझ आ गया होगा इनडायरेक्ट टैक्स से इसका उल्टा है। ये इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो कि क्या है किसी और पे शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे क्या होता है, जीएसटी है ना, गुड एंड सर्विस टैक्स। तो ये टैक्स क्या है, प्रोडक्ट पे लगता है, पर प्रोडक्ट का टैक्स पे कौन करता है, कस्टमर। ठीक है, तो देखिए, व्हेन द लायबिलिटी टू पे अ टैक्स एंड द बर्डन ऑफ द टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू अदर पर्सन, कि जब टैक्स की लायबिलिटी किसी और आदमी पे डाली जा सके, शिफ्ट की जा सके, उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी और वैट। ठीक है, वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स। ओके, ये दो तरीके के टैक्स है, इनको याद कर लीजिए, डिफरेंस एग्जाम में आता है। ओके, ठीक है, तो देखिए डिफरेंस है, इसको लर्न करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, तो देखिए डिफरेंस क्या है। पहला, बेसिस ऑफ इम्पोजिशन, कि किसी पे इम्पोज करना, किसी पे डालना। तो देखिए डायरेक्ट टैक्स क्या है, इम्पोज ऑन पर्सन, ये इंसान पे लगता है ये टैक्स। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इम्पोज ऑन कॉमोडिटी, ये सामान पे होता है। तो जो जो सामान खरीदता जाएगा वो टैक्स उसके ऊपर शिफ्ट होता जाता है। ठीक है, अब बर्डन शिफ्टिंग, सेकेंड पॉइंट, कैन नॉट बी शिफ्टेड। डायरेक्ट टैक्स में क्या है, आप बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते हो, और वही इनडायरेक्ट टैक्स में कैन बी शिफ्टेड, यहाँ पे आप बर्डन को शिफ्ट कर सकते हो। ओके, अब इन टैक्स का नेचर। ठीक है, नेचर कैसा है, ये है प्रोग्रेसिव इन नेचर। क्यों, क्योंकि ये इनकम के उस पर लग, देखो हमारे पास क्या है, टैक्स भी दो तरीके के हो जाते हैं, प्रोग्रेसिव और एक रिग्रेसिव। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, जो कि अमीरों पे ज्यादा टैक्स जब लगता है, ठीक है, अमीरों पे टैक्स ज्यादा लगेगा, पुअर पे टैक्स कम लगेगा, तो इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव। और रिग्रेसिव सेम इसका उल्टा है, पुअर पे ज्यादा लगता है, रिच पे कम लगता है, तो इसको हम रिग्रेसिव कहते हैं। तो देखिए डायरेक्ट टैक्स एक प्रोग्रेसिव टैक्स है। क्यों, सिंपल है, जिसकी इनकम ज्यादा होगी उस पर टैक्स ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स ही इसमें आते हैं इंक्लूड में। ठीक है, तो ये प्रोग्रेसिव इन नेचर है। और वहीं पे जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो नॉट प्रोग्रेसिव इन नेचर, क्योंकि वो क्या है, बर्डन शिफ्ट कर सकता है। तो एक अमीर आदमी अगर कोई गरीब आदमी को सामान बेचेगा तो गरीब आदमी को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नॉट प्रोग्रेसिव, इसको आप सीधा रिग्रेसिव भी लिख सकते हो। ओके, एग्जाम्पल में सिंपल है, डायरेक्ट में इनडायरेक्ट इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, यहाँ पे सेल टैक्स, वेट एक्सेट्रा, जीएसटी। जीएसटी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जीएसटी। ठीक है, आगे बढ़ता है। ओके, देखिए अब भाई आगे वापस से आप देखिए, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, इन विच द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस एज द टैक्स बेस इंक्रीजेस, रिच पीपल हैज टू पे मोर टैक्स। ठीक है, वही है कि क्या है, टैक्स का रेट बढ़ता है पर किन पे, रिच लोगों पे। ओके, तो इसका बेसिस है, लाइक अगर किसी बोले कि इनकम पे टैक्स है, तो जैसे देखिए एग्जांपल, 0 से 2 लाख वालों को कुछ टैक्स नहीं देना, 2 से 5 लाख तक की इनकम वालों को 10% टैक्स देना है, 5 से 10 लाख की इनकम वालों को 20% टैक्स देना है। ठीक है, अब 10 लाख वालों को और ज्यादा टैक्स देना। तो देखिए जैसे इनकम बढ़ रही है टैक्स बढ़ रहा है, तो अमीर ज्यादा टैक्स दे रहा है, तो इसको प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। ठीक है, इनकी डेफिनेशन लिख लीजिए, लर्न करना है। ओके, अब रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स क्या है, इन विच द रेट ऑफ टैक्स डिक्रीजेस एज द टैक्स बेसिस इंक्रीजेस। ठीक है, जो भी टैक्स का बेसिस है, लाइक जैसे आप एग्जांपल में देखिए, ये इनकम है, टैक्स रेट है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, ठीक है, तो देखिए टैक्स रेट कम कर रहा है, तो देखिए टैक्स डिक्रीज, टैक्स कम होगा, और जो उसका टैक्स बेसिस है, मतलब जो भी बेस पे उन्होंने टैक्स रखा है वो बेसिस इंक्रीज होगा। जैसे अभी बेस में क्या है, इनकम, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, ठीक है, आपका क्या है, तो बेस है। ओके, अभी हमारा टैक्स का बेस क्या है, किस बेसिस पे टैक्स लग रहा है, इनकम। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, टैक्स
डिक्रीज हो रहा है, जैसे हम देख ही सकते हैं, ठीक है। तो बर्डन फॉल ऑन पुअर, तो रिग्रेसिव टैक्स में क्या है, गरीब आदमी पे ज्यादा टैक्स लगता है, ठीक है। एग्जाम्पल इनकम टैक्स, ठीक है। बट ये तब अगर इनकम टैक्स में क्या हो कि इनकम कम होने पे टैक्स ज्यादा ले तो, बट इनकम टैक्स में सेम हो सकता है कि वो जब इनकम इंक्रीज हो तो उसके साथ वो टैक्स बढ़ा है तो वो प्रोग्रेसिव में गिना जाएगा, ठीक है। तो इनकम बढ़ेगी और टैक्स रेट बढ़ेगा तो वो प्रोग्रेसिव है, और जब इनकम टैक्स कम होगा, ठीक है, इनकम टैक्स बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी और उसके साथ टैक्स बढ़ेगा, दैट इज प्रोग्रेसिव। और अगर इनकम कम है और टैक्स ज्यादा हो रहा है, इनकम कम होती जा रही है, टैक्स बढ़ता जा रहा है, तो वो रिग्रेसिव होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रोपोर्शनल टैक्सेस, ठीक है, इसमें क्या है, इन विच द रेट ऑफ टैक्स रिमेन कांस्टेंट व्हाट एवर द साइज ऑफ टैक्स बेस। इसमें क्या है, टैक्स उतना का उतना ही रहता है, इसमें टैक्स चेंज नहीं करते, बेसिस कुछ भी हो। जैसे यहाँ देखिए इनकम बढ़ रही है पर टैक्स 20% ही है, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल टैक्स। चलिए अभी कुछ अलग थोड़े इंपॉर्टेंट टैक्स के नाम है जो समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे पहले इनकम टैक्स, इनकम टैक्स समझ कैसे क्या होता है। इनकम टैक्स कि जो भी एक इंडिविजुअल या फिर किसी कंपनी की कमाई होती है, इनकम होती है, उसके ऊपर जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, टैक्स लेती है, दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स, ठीक है। तो नाम में जैसे कि गवर्नमेंट क्या करती है, इनकम पे जो टैक्स लेती है, ठीक है, तो इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल और फर्म्स, ठीक है, ये एक डायरेक्ट टैक्स होता है। अब देखिए कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, इज चार्ज ऑन द इनकम प्रॉफिट ऑफ ऑल द कंपनीज इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्केल ऑफ ऑपरेशन। कि कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब है कि कोई कंपनी कितने स्केल पे काम कर रही है उससे मतलब नहीं है, बट उनका जो प्रॉफिट है, जो उनकी इनकम है, उसके ऊपर जो कंपनियों से टैक्स लिया जाता है, ठीक है। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी क्या होती है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जितना भी सामान कंट्री से बाहर जा रहा है या कंट्री के अंदर आ रहा है, उनके ऊपर लगने वाले टैक्स को कस्टम ड्यूटी कहा जाता है। एक्साइज ड्यूटीज क्या है देखिए, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी देखिए क्या, इम्पोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री, ठीक है, कि जो गुड्स क्या है कंट्री के अंदर अंदर बनी है उनके ऊपर जो टैक्स लगता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्साइज ड्यूटी। ये सब टैक्स होते हैं जो सरकार हमसे लेती है, ठीक है। अब आते हैं हमारे दूसरे तरीके के रेवेन्यू रिसीट पे, ठीक है। अभी हमने देखा रेवेन्यू रिसीट क्या है, उसके अंदर वहां पे दो तरीके की होती है रेवेन्यू रिसीट में। एक तो अभी हमने किया टैक्स, टैक्स के अंदर आपने अभी कर लिया डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इसके अलावा हमने बाकी के टैक्स भी किए, ठीक है, पर इंपॉर्टेंट ये दो हैं, इनमें डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कर रहे हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। अब नॉन टैक्स के अंदर बहुत चीजें आ जाती है, ठीक है, जैसे अभी हमने किए थे, ओके। तो यहाँ देखें नॉन टैक्स पहले रिफर्स टू द रेवेन्यू रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम सोर्सेज अदर देन द टैक्स, ठीक है, कि टैक्स के अलावा जो कंपनी पे क्या है रेवेन्यू आता है, ठीक है। तो देखिए ये तीन तरीके के हैं, ओके, एक एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू, कमर्शियल रेवेन्यू, ठीक है, और एक ग्रांट्स फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू मतलब कि जो सरकार दूसरे लोगों से ले रही है फॉर देयर सर्विस, जो गवर्नमेंट हमको सर्विसेज दे रही है, ठीक है, जैसे वो गवर्नमेंट स्कूल बनाए हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाए हैं, तो वहां से जो जो रुपए उन पे आ रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। कमर्शियल रेवेन्यू मतलब कि जो उनकी कंपनियों से उन पे रुपए आ रहे हैं, ठीक है, जैसे LIC है गवर्नमेंट कंपनी है, तो वहां से जो उनको इनकम मिलेगी दैट इज कमर्शियल रेवेन्यू। और लास्ट में ग्रांट्स फ्रॉम अब्रॉड, इसका मतलब सिंपल है कि जो बाहर देशों से अगर कुछ भी डोनेशन कुछ भी रुपए आ रहे हैं दैट इज कॉल्ड ग्रांट्स फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो अब इनको समझते हैं अच्छे से। ओके, तो देखिए पहले कमर्शियल रेवेन्यू, कमर्शियल रेवेन्यू रिसीव बाय द गवर्नमेंट बाय सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है, कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज है, ठीक है, वहां से जो भी सामान बेचने पे सर्विस बेचने पे उनको जो रुपए मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए दो तरीके से मिलते हैं, इंटरेस्ट और डिविडेंड, ठीक है। तो इंटरेस्ट क्या है, रिसीव्ड ऑन द लोन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट, इन सबको जो लोन देगा तो क्या है वो गवर्नमेंट उनको वापस से इंटरेस्ट पे करेगी उस पर, तो वहां से कमाई होती है। डिविडेंड जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, जैसे अभी हमने बात की थी, देखिए भेल है, SBI है, LIC है, ये सब गवर्नमेंट की कंपनीज है,
ठीक है, तो यहाँ से जो भी रुपए उनको मिलेंगे, और किस रूप में मिलेंगे, डिविडेंड, ठीक है, प्रॉफिट पर उनको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। और जो हम पेमेंट्स करते हैं, देखिए पोस्टेज, ठीक है, जो भी आप क्या है कुछ भी लेटर वगैरह भेजने के जो रिसीव उस पर रुपए पे करने पड़ते हैं, वो भी गवर्नमेंट के पास जाता है। रेलवे सर्विसेज, रेलवे की जो हम टिकट्स खरीदते हैं वो सब भी गवर्नमेंट पे रुपए जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सर्विस, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो आप पे करते हैं वो रुपए भी गवर्नमेंट पे जाते हैं। तो ये सब क्या है, कमर्शियल रेवेन्यू है गवर्नमेंट के। अगला रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू देखो क्या है, रेवेन्यू दैट अराइज फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन मतलब कि गवर्नमेंट जो हमको सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे अगर उसमें स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल है, तो वहां पे बच्चे फीस देंगे, गवर्नमेंट की कमाई। लाइसेंस फीस, आपको अगर किसी भी चीज का लाइसेंस लेना है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है ना, कंपनी खोलनी है किसी चीज की तो उसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है, तो उन सबकी फीस। फाइन पेनल्टी, है ना, कभी भी सिग्नल तोड़ने पे फाइन पेनल्टी लगता है, बहुत चीजें होती है, तो उस पर गवर्नमेंट पे ही कमाई जाती है वो सारी। ओके, एस्चीट्स अभी बताया था स्टार्टिंग में, एस्चीट्स का मतलब क्या होता है कि अगर किसी लैंड का कोई लीगल हायर ना हो, ठीक है, कोई आदमी है बूढ़ा आदमी, ओके, अब वो मर गया बट उसका कोई बेटा नहीं है, तो क्या होगा उसकी पूरी जमीन का, वो सारी जमीन किस पे चली जाएगी, सरकार पे। दैट इज कॉल्ड एस्चीट। स्पेशल असेसमेंट, ठीक है, जो भी स्पेशल काम गवर्नमेंट ने किए हैं उस पर जो भी उनको रुपए मिलते हैं। अब देखिए सबका एक्सप्लेनेशन है। पहला फीस, चार्ज बाय द गवर्नमेंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ सर्विस, ठीक है, कि गवर्नमेंट चार्ज करती है किसके लिए, जो उसने सर्विस प्रोवाइड की है। ऐसी अलग अलग फीस होती है, रजिस्ट्रेशन फीस है, पासपोर्ट फीस है, कोर्ट फीस है, स्कूल की फीस, अलग अलग जगहों की फीस है, जैसे जैसे काम होता है। लाइसेंस एंड परमिट फीस, ओके, लाइसेंस क्या है, चार्ज बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी टू अलाउ द परमिशन सच एज ड्राइविंग लाइसेंस, एक्सपोर्ट लाइसेंस। जब गवर्नमेंट आपको परमिशन दे किसी चीज की, ठीक है, तो परमिशन का असली प्रूफ क्या होता है, आप उस चीज का लाइसेंस दिखाते हो, है ना, कि आप पे ड्राइविंग, आपको ड्राइविंग आती है, तो उसका क्या प्रूफ है कि आप पे ड्राइविंग लाइसेंस है। फाइन एंड पेनल्टीज, ये क्या होता है, इम्पोज बाय द कोर्ट फॉर रिफ्यूजल विद गवर्नमेंट लीगल ऑर्डर, ठीक है, कि अगर आप क्या है कोई लीगल ऑर्डर मतलब कोई लॉ वगैरह तोड़ो तो उसके ऊपर जो आपको फाइन देना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, क्रॉसिंग रेड लाइट्स। अब देखिए आगे ना शीट, गवर्नमेंट क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन हु डाइज विदाउट हैविंग अ लीगल हायर। एक आदमी मर गया पर उसका कोई सगा बेटा नहीं है, तो क्या होगा, उसकी सारी जमीन सरकार पे, ठीक है। अब लीगल हायर मतलब बेटा, तो कोई अगर बेटी भी नहीं है, मतलब कोई इसका लीगल कोई हायर नहीं है, मतलब कोई बेटा बेटी या कोई फैमिली मेंबर नहीं है, तो सारी जमीन सरकार पे चली जाती है। ओके, अब स्पेशल असेसमेंट देखिए, मेड बाय ओनर ऑफ दूज प्रॉपर्टीज दूज वैल्यू हैज एप्रिशिएटेड ड्यू टू डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ये क्या है, अगर सोचिए, कहते हैं ना हाईवे की जगहों पे क्या है महंगाई होती है, क्यों, सरकार ने वहां हाईवे बनाया है, उसकी वजह से आसपास की जमीनों के दाम बढ़ जाते हैं ना। तो सरकार के अच्छे कामों की वजह से जिन लोगों का फायदा होता है, जिन ओनर्स का फायदा होता है, उनसे जो रुपए सरकार को मिलते हैं उसको स्पेशल असेसमेंट कहा जाता है, ठीक है। अगर कहीं पे गवर्नमेंट क्या है अच्छी सी पक्की सड़क बना दे और वहां के आसपास की जमीनों के दाम बढ़ जाए, वहां पे क्या है ट्रांसपोर्ट की एक्टिविटीज बढ़ जाए, तो सारा फायदे का जो भी रुपए होगा वो कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट के पास, जो कि कौन देंगे, उस जमीन के ओनर्स। ओके, तो हमारा रेवेन्यू रिसीट तो कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं कैपिटल रिसीट्स पे, ठीक है। अब कैपिटल रिसीट्स क्या थी, रेवेन्यू रिसीट्स क्या थी, कि जिसकी वजह से ना ही कोई एसेट कम होता है, ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। कैपिटल रिसीट्स थे उसका उल्टा है, कैपिटल रिसीट्स दैट ईदर, ठीक है, कि कैपिटल रिसीट एक ऐसी रिसीट्स है जो कि रिड्यूस एनी एसेट, जो किसी भी एसेट को कम कर सकती हैं, और क्रिएट एनी लायबिलिटी, या फिर किसी लायबिलिटी को बढ़ा सकती हैं। ओके, जैसे एग्जांपल, मैं दूसरी कंट्री से लोन ले लूं, ठीक है, लोन फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, अब मैं दूसरी कंट्री से उधार लूंगी तो क्या होगा, लायबिलिटी बढ़ेगी ना, क्योंकि हमें पेमेंट करनी पड़ेगी फ्यूचर में उनको। ओके, ये, या फिर क्या है दूसरा, ये जो लोन लिया इसका पेमेंट कर दिया, रीपेमेंट ऑफ लोन, तो इससे क्या होगा, लोन पे करने से क्या होगा, हमारे रुपए बाहर जाएंगे, है ना, और रुपए बाहर जाएंगे मतलब क्या है, हमारा एसेट कम हो जाएगा, हमारे पास जो कैश है, हमारा कैश एसेट, वो एसेट कम हो जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल रिसीट एक ऐसी कमाइयां होती हैं जिससे या तो कोई लायबिलिटी बन जाएगी या तो कोई एसेट कम हो जाएगा, ठीक है।
सॉरी, रीपेमेंट ऑफ लोन नहीं ले सकते आप यहाँ, ठीक है, हमको इनकम बनानी है ना। ओके, ठीक है, तो लोन लेना इज अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। इससे क्या हमारी लाइबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कैपिटल रिसीट्स क्या है, एक ऐसी रिसीट्स है जिससे हमारी लाइबिलिटीज बढ़ जाती हैं और एसेट्स कम हो जाते हैं, ठीक है, उनको हम कैपिटल रिसीट्स कहते हैं। अब इसका नेचर कैसा होता है, नॉन रिकरिंग, मतलब ये रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। अब लोन है, लोन हम ना रिपीट पे हर साल पे हर महीने पे लोन लेते रहेंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि रेवेन्यू रिसीट्स आपकी रिकरिंग इन नेचर होती है, वो रिपीट होती रहती है, पर कैपिटल रिसीट्स रिपीट नहीं होती। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते। अभी टाइप ऑफ रेवेन्यू कैपिटल रिसीट्स है, ठीक है। पहला डेप्ट क्रिएटिंग, डेप्ट क्रिएटिंग मतलब जिससे लायबिलिटी बनती है। तो देखिए पहला बोरोइंग एट होम, बोरोइंग एट होम मतलब कंट्री से उधार लेना, ठीक है। ये बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, विदेशी कंपनियों से उधार लेना जो अभी था लोन फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। और बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, अपनी सरकार से ही उधार लेना, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वहां से जब गवर्नमेंट उधार ले ले, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं, जब गवर्नमेंट कहीं से भी उधार लेती है तो उसकी वजह से क्या लायबिलिटी बढ़ती है और ये हमारे कैपिटल रिसीट में आता है, क्योंकि उधार लिया तो रुपए हमें मिले हैं, हमारी कमाई हुई, पर उस कमाई से क्या हुआ, लायबिलिटी बना है, क्योंकि वो आपको बाद में पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, अब नॉन डेप्ट रिसीट मतलब जो डेप्ट नहीं होता, उधार नहीं होता है, पर हमारी एसेट्स को कम कर देता है। डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी, जैसे अभी कंपनी देखी थी ना जिसमें गवर्नमेंट कंपनीज है, लाइक भेल है ना, एसबीआई, एलआईसी, तो अगर इनमें से किसी भी एक कंपनी को गवर्नमेंट क्या करे, अपना शेयर हटा के प्राइवेट कंपनी को अपना शेयर दे दे, तो वो कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी बन जाएगी, है ना, क्योंकि अब गवर्नमेंट का हिस्सा उसमें रहा नहीं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी इन्वेस्टमेंट हटा के किसी और को दे दी, उसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। और रिकवरी ऑफ लोन, ठीक है, लोन आपका रिकवर हो गया, मतलब आपने किसी को उधार दिया था, समझो किसी और कंट्री को आपने उधार दे रखा, अब उन्होंने वो उधार पे कर दिया, तो क्या होगा, अभी वो उधार की सिंपल अकाउंट्स में करते हैं, देखा ही हो ना, आपने लोन दिया है, तो लोन दिया है तो अभी आपके लिए क्या है, वो सारे के सारे डेटर, ठीक है, क्या आपने उधार दिया, अब आपको वापस रुपए देंगे, तो वो आपके लिए अभी एसेट है, ठीक है। बट अब उन्होंने लोन पे कर दिया तो आपके डेटर तो खत्म हो गए, क्योंकि उनके रुपए आ गए वापस, तो आपका एसेट क्या है, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कैपिटल रिसीट्स है, इनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको लर्न कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, वही जो भी हमने लायबिलिटीज पढ़ा, तो बोरोइंग क्रिएट्स लायबिलिटी, उधार लेने से लायबिलिटी बनता है। गवर्नमेंट रेजेस लोन फ्रॉम द, अब गवर्नमेंट लोन लेती कहाँ से, जो भी हमने देखा था, एक तो पब्लिक से, यानी वो होम था ना, बोरिंग फ्रॉम होम, अपनी ही पब्लिक से उधार लेना, आरबीआई रिजर्व बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट और अदर बॉडीज, मतलब किसी भी कंपनी या कहीं से भी उधार जो गवर्नमेंट ले लेती है, ठीक है। अब देखिए रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन का मतलब क्या होता है, इट इंक्लूड्स रिकवरी ऑफ लोन्स ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट, यूनियन गवर्नमेंट एंड अदर पार्टीज, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या किसी अदर पार्टी को लोन दिया है, अब उनको वहां से वो लोन वापस मिल गया, उसको हम बोलते हैं रिकवरी ऑफ लोन, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट देखिए, सेलिंग अ पार्ट और होल ऑफ द शेयर्स ऑफ द पब्लिक कंपनी, देखो भाई कि पब्लिक कंपनी थी, ठीक है, उसका क्या किया, गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा बेच के किसको दे दिया, प्राइवेट को, तो उन्होंने पब्लिक में से अपना शेयर निकाल के दूसरे को दे दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उस कंपनी में उनका हिस्सा कम हो गया, उसको ही हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है, कि आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की और फिर आपने वो इन्वेस्टमेंट दोबारा से निकाल ली, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या है, किसी कंपनी में अपना हिस्सा लिया, अब उन्होंने वो हिस्सा वापस से निकाल लिया, ठीक है, तो उसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कहेंगे। ओके, इट इन्वॉल्व ट्रांसफर ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट, देखो वही सेम चीज आ गया, इसका मतलब क्या होता है कि पब्लिक कंपनी का हिस्सा किसको बेचना, प्राइवेट कंपनी को, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अभी डिफरेंस है रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट में, पहले मीनिंग, रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, नॉट क्रिएट लायबिलिटी, रिड्यूस एसेट, कि ना ही एसेट बढ़ाती है, ना ही एसेट सॉरी ना ही लायबिलिटी बढ़ाती है, ना ही एसेट कम करती है, और वहीं पे रेवेन्यू क्या है,
लायबिलिटी बढ़ा सकता है या तो एसेट कम कर सकता है, दोनों में से कोई एक चीज कर देगा। नेचर हमने किया है, ये रिपीट होता है, ये नॉन रिपीट होता है। एग्जाम्पल सिंपल है, रेवेन्यू में क्या है, इनकम टैक्स, फीस, फाइन, और कैपिटल रिसीट में क्या है, रिकवरी ऑफ लोन और बोरोइंग। ठीक है, देखते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी क्या दो तरीके के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ये गवर्नमेंट के ऐसे खर्चे होते हैं जिससे ना ही कोई लायबिलिटी कम होती है, ना ही कोई एसेट बढ़ता है। ठीक है, और ये रिकरिंग इन नेचर होता है, मतलब रिपीट पे चलता है ये खर्चा गवर्नमेंट का। और इस खर्चे में क्या क्या है, डिफेंस पे जो खर्चा होता है, स्कॉलरशिप में जो खर्चा होता है, जो सरकारी कंपनी में लोग हैं उनकी जो सैलरीज होती हैं, इन सब के पेमेंट को क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। देखिए जैसे आप लोग देख सकते हैं क्या क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट करना, सब्सिडीज देना, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट में जो खर्चे होते हैं, सैलरीज का पेमेंट, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को जो ग्रांट्स यानी रुपए दिए जाते हैं। अब आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, ये भी एक इस तरीके का खर्चा है, ठीक है, एक्सपेंडिचर दैट ईदर या तो ये एसेट को बढ़ाता है या तो लाइबिलिटीज को कम कर देता है। ठीक है, और ये नॉन रिकरिंग नेचर, मतलब ये रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या क्या आ जाता है, वो हम देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या क्या आता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन का पेमेंट करना। ठीक है, तो लोन के पेमेंट से क्या होगा, आपने कहीं से उधार लिया होगा तो आपकी लाइबिलिटी बनी होगी, अब आप उसका पेमेंट कर देंगे तो क्या होगा, आपकी लाइबिलिटी खत्म, तो लाइबिलिटी कम होगी। ओके, लोन्स एंड एडवांस टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, जो भी लोन या फिर रुपए क्या है, यूनियन टेरिटरीज को, स्टेट गवर्नमेंट को दिए जाते हैं वो सब। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, एसेट्स खरीदना कंपनी के लिए, कंट्री के लिए, तो एसेट्स खरीदेंगे तो क्या होगा, एसेट बढ़ेगा। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर सेम है, जिसमें क्या हो, एसेट बढ़े और लायबिलिटी कम हो जाए, इन सबको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। और इसमें लोन टू फॉरेन गवर्नमेंट, जो भी फॉरेन गवर्नमेंट को उधार देता है उससे भी एसेट बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि वो बाद में हमारा लोन पे करेंगे। ओके, अब कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस, मीनिंग डू नॉट रिड्यूस लाइबिलिटी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या करता है, ना ही लाइबिलिटी कम करता है ना ही एसेट बढ़ाता है, पर ये पे उसका उल्टा कैपिटल है, या तो ये लाइबिलिटी कम करेगा या एसेट्स को बढ़ाएगा। ये रिकरिंग इन नेचर होता है, ये नॉन रिकरिंग होता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हमने किए थे, इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडी, यहाँ पे परचेज ऑफ एसेट्स, ग्रांट्स ऑफ लोन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा आपका नॉलेज टेस्ट है, तभी हमने जो पढ़ा उस पे एक दो क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ओके, तो देखिए, वेदर द फॉलोइंग आइटम्स आर रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, तो इनको पढ़ के जरा बताइए कि क्या होंगे। ओके, रिकवरी ऑफ लोन, लोन रिकवर कर लेना। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था क्या होता है, आपने किसी को लोन दिया, वो लोन आपको वापस मिल गया, तो ये क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल। ठीक है, ये आपका क्या होगा, कैपिटल रिसीट। क्यों होगा, आपने किसी को उधार दिया था, तो उधार देने से क्या हुआ होगा, हाँ, एसेट बढ़ा होगा, है ना, आपने उधार दिया तो अब आपके लिए एसेट बढ़ा है, बट अब वो रिकवर हो गया, मतलब उसने आपका लोन पे कर दिया, तो आपका ये एसेट वापस से क्या हो गया, कम हो जाएगा। तो एसेट कम होने का मतलब क्या हो जाता है, रिसीट। ठीक है, आपको रुपए मिले हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स, ये तो हमको पता ही है, टैक्स किस चीज में इंक्लूड किया जाता है, रेवेन्यू रिसीट। डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट मेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को जो डिविडेंड मिलता है अपनी कंपनी से, तो डिविडेंड मिलता है तो किसमें आएगा, रेवेन्यू रिसीट। ये सब एग्जांपल्स में भी हमने पढ़ा था। सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर को सेल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, याद है, डिसइन्वेस्टमेंट, अपना हिस्सा पब्लिक कंपनी का हिस्सा प्राइवेट कंपनी को बेच देना। ठीक है, इसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट किसमें पढ़ा था हमने, कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, चलिए अब अगला इसको ट्राई करिए, रेवेन्यू रिसीट, ये भी सेम है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल फीस, फीस हमने पढ़ा था, फीस किसमें आती है, रेवेन्यू रिसीट में। बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से उधार लेना क्या होता है, कैपिटल रिसीट। ओके, ग्रांट रिसीव फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक ने आपको रुपए दिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा,
रेवेन्यू रिसीट, क्योंकि ये ग्रांट्स है, ग्रांट से क्या होगा, ना ही एसेट बढ़ेगा ना लाइबिलिटी कम होगी। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी भी क्या होता है, एक टैक्स होता है, तो टैक्स हमारा किसमें इंक्लूड होता है, रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, अब ये इसमें भी सेम है, ये एक्सपेंडिचर पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एजुकेशन एक्सपेंडिचर, एजुकेशन एक्सपेंडिचर से क्या होता है, ना ही लाइबिलिटी कम होता है ना ही आपका एसेट बढ़ता है ना। एजुकेशन एक्सपेंडिचर है, सरकार अगर एजुकेशन में खर्चा करेगी तो ना ही कोई एसेट बनेगा ना कोई लाइबिलिटी कम होगा, तो ये क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को सैलरी देना सरकार के एम्प्लॉइज को, तो इससे भी क्या एसेट और लाइबिलिटी बढ़ेगा घटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी चीज पे, तो ये भी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड एंड शेयर, आप किसी बॉन्ड या शेयर में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, एसेट बढ़ेगा। शेयर्स क्या होता है, फायदे वाली चीजें, तो अगर आप एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे तो एसेट इंक्रीज होंगे, और एसेट जहां बनते हैं वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, लोन था उस पर जो इंटरेस्ट पे किया गया है, ठीक है, तो इंटरेस्ट पे किया है, इंटरेस्ट पे करने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, है ना, इंटरेस्ट दिया आपने, लोन थोड़ा ना पे किया है, तो ना ही आपका एसेट बढ़ेगा ना लाइबिलिटी कम होगा, तो ये भी आपके लिए क्या है, रेवेन्यू रिसीट। ओके, चलिए अब ये है, इसको आप खुद से ट्राई करिए और आंसर मैच करिए। ओके, अब हम आते हैं मेन चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, इसको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, ये गवर्नमेंट बजट जो हम पढ़ रहे हैं, ये गवर्नमेंट बजट बनता क्यों है, क्या रीजन है इसके पीछे, क्या लक्ष्य है इस चीज को बनाने का। सबसे पहला, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी कंट्री में रिसोर्सेज है उसको लोगों में, रिलोकेट मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, तो रिसोर्सेज को बांटना। ठीक है, तो देखो, reallocate resources to achieve social and economic objectives to the sector where private sector is not coming like, ठीक है, कि क्या है, जो भी हमारे पास रिसोर्स है उनको सारी जगहों पे बराबर तरीके से बांटना। ठीक है, बराबर मतलब कि जिसको जितने की जरूरत है उस तरीके से उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, तो जिससे क्या होगा, कंट्री का सोशल ऑब्जेक्टिव और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, कि जो भी रुपए की कमी वगैरह होगी वो पूरी हो जाएगी, और सोशल ऑब्जेक्टिव यानी लोगों का भलाई भी होगा। ठीक है, तो पैसे भी मिल जाएंगे और वेलफेयर भी हो जाएगा। जैसे अगर क्या है, इसमें आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं। अगर देखिए, जैसे कोई कंपनी अगर अल्कोहल की कंपनी है, ठीक है, तो क्या होगा, ये क्या है, सेहत के लिए खराब है ना, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस पे टैक्स भर भर के बढ़ा देगी, बहुत टैक्स लगाएगी। टैक्स बढ़ाने से क्या होगा, इनके प्राइसेस इंक्रीज होंगे, प्राइस इंक्रीज की वजह से क्या होगा, इसकी डिमांड कम होगी, है ना, पड़ा है ना, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये सोशल हो गया कि अल्कोहल क्या है, डिमांड डिक्रीज है, मतलब ज्यादा लोग खरीदेंगे नहीं, तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया, लोगों की भलाई होगी, है ना। और टैक्स ज्यादा ले रही है कंपनी गवर्नमेंट, तो टैक्स ज्यादा ले रही है तो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक भी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, है ना, पैसा भी मिल गया, लोगों की भलाई भी करेंगे। तो इस तरीके से रिसोर्सेस को बांटा जाता है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव। ओके, अब देखिए उसी को थोड़ा एलिब्रेट किया है। गवर्नमेंट डायरेक्ट्स द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स इन अ मैनर सच दैट देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। जो अभी हमने एग्जांपल किया, सोशल वेलफेयर, लोगों की भलाई भी होनी चाहिए और प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट इस तरीके से अपने रिसोर्सेज को बांटती है। ओके, इफ प्राइवेट सेक्टर डज नॉट टेक इंटरेस्ट, गवर्नमेंट कैन डायरेक्टली अंडरटेक द प्रोडक्शन टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट कैन गिव टैक्स कंसेशन, सब्सिडीज। ठीक है, कि अगर क्या है, पब्लिक सेक्टर किसी चीज, प्राइवेट सेक्टर किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है काम करने में, ओके, तो क्या करेगा गवर्नमेंट, उस सेक्टर में सब्सिडीज प्रोवाइड करने लगेगा, टैक्स कंसेशन, टैक्स रेट कम कर देगा, लोगों को रुपए देगा उल्टा कि आप काम करिए। ठीक है, गवर्नमेंट कैन डिस्करेज द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल गुड्स लाइक लिकर, सीक्रेट्स, ठीक है, बाय इम्पोजिंग हैवी एक्साइज ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ठीक है, कि जो हार्मफुल चीजें होती है सेहत के लिए, ठीक है, उनपे गवर्नमेंट क्या करेगा, टैक्सेस इंपोज कर देगा बहुत सारे। ठीक है, और उनको क्या करेगा, उससे डिस्करेज, कि ऐसे बिजनेस ना हो। encourages द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कॉमोडिटी, कुछ कॉमोडिटी के प्रोडक्शन को एनकरेज भी किया जाता है। ठीक है, जैसे खाद्य प्रोडक्ट्स, ठीक है, खाद्य प्रोडक्ट्स हो गए, बनारस की साड़ियां हो जाती हैं, जो एक बहुत ही पुराने टाइम की हमारे एक अच्छी अच्छी चीजें थी ना जो हमारी कंट्री में, उन सब चीजों को बढ़ावा दिया जाता है
ठीक है। तो गवर्नमेंट को कैसे बढ़ावा करती है, उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, टैक्स रेट कम कर देती है, ठीक है। चलिए अब अगला सेकेंड ऑब्जेक्टिव, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ठीक है। गवर्नमेंट इम्पोज हाई रेट ऑफ टैक्स ऑन रिच पीपल, लोअर रेट ऑफ टैक्स सब्सिडीज टू लोअर इनकम ग्रुप, की क्या है, इनकम ऑफ वेल्थ को ना रीडिस्ट्रीब्यूट, मतलब लाइक क्या है कि अगर अमीर आदमी इस लेवल पे है, ठीक है, और गरीब आदमी इस लेवल पे है ना, तो गवर्नमेंट को क्या है कि इनको थोड़ा बैलेंस करना होता है, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम एंड वेल्थ। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अमीरों पे थोड़ा टैक्स लगाएगी, टैक्स लगाने से क्या होगा, ये थोड़े थोड़े नीचे आएंगे, और गरीबों को गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स कम कर देगी, ठीक है, उनको सब्सिडीज देगी कि हाँ तुम अपना सामान बेचो, रुपए हम देंगे, तो उससे क्या होगा, गरीब लोग थोड़ा ऊपर ऊपर आएंगे, तो ये थोड़ा क्या होगा, इनके बीच में बैलेंस बनेगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम एंड वेल्थ। तो गरीबों पे टैक्स कम किया जाएगा, सब्सिडीज लगाई जाएंगी, और अमीर लोगों पे रेट बढ़ा देंगे टैक्स का। अब है देखो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक है, ये होता क्या है, द गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस सच इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ थ्रू बजट पॉलिसी, कि गवर्नमेंट क्या है, जो हमारी कंट्री में लोगों में इनइक्वालिटी है, ठीक है, उसको गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू हटाती है, ठीक है। अब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, अभी हमने प्रोग्रेसिव टैक्स पढ़ा, क्या होता है, याद है किसी को, कि अमीरों पे टैक्स लगाना, गरीबों पे कम टैक्स लगाना, ठीक है। तो एक ये भी तरीका होता है ना इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कि गवर्नमेंट क्या करेगी, हायर टैक्स ऑन रिच पीपल, ठीक है, और टैक्स कंसेशन टू पुअर पीपल, कंसेशन मतलब छूट, टैक्स की छूट मिलेगी गरीब लोगों को। दिस रिड्यूस डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द रिच एंड, ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम मतलब जो उन पे इस्तेमाल करने वाली इनकम होती है ना, जैसे क्या है, आपकी सैलरी मिली 10,000, उसमें से 2,000 टैक्स में कट गए, तो आप पे सिर्फ कितना बचे, 8,000, उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो अगर अमीर आदमियों पे ज्यादा टैक्स लगेगा, तो उनके पास खर्च करने वाली इनकम कम हो जाएगी, है ना, तो उनकी खर्च करने वाली इनकम रिड्यूस हो जाएगी, और वहीं गरीबों को क्या करेंगे, सब्सिडीज देंगे, टैक्स नहीं लगाएंगे उनके ऊपर, तो क्या होगा, उसको 10,000 की इनकम मिल रही है ना, उसको टैक्स वगैरह करके, मतलब उसको 5,000 रुपए मिल रहे हैं, एक गरीब है ना, उसको 5,000 रुपए मिल रहे हैं, उसको हम टैक्स वैक्स हटा के सब्सिडीज देके उसकी इनकम 6,000 कर दी, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, ठीक है। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, ओके। जो लोग बिल्कुल ही गरीब होते हैं ना, उनके लिए क्या पीडीएस बनाए जाते हैं, एक होता है ना राशन जहाँ पे मिलता है ना, कोटा जहाँ पे राशन मिलते हैं उन दुकानों में, तो वहां पे क्या होता है, नॉर्मल मार्केट से कम दामों में आपको चीजें प्रोवाइड की जाती है, उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। तो जो बहुत ही गरीब लोग होते हैं उनको वहां पे कम दाम में गुड्स वगैरह, देखो सब्सिडाइज रेट, सब्सिडाइज मतलब कम रेट, अगर चावल 20 रुपए का है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस 20 में से 10 रुपए सरकार खुद से पे करेगी, ठीक है, और उसे गरीब आदमी को सिर्फ कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, सिर्फ 10 रुपीज, दैट इज कॉल्ड सब्सिडाइज रेट, जिसमें क्या होता है, कुछ हिस्सा सरकार खुद पे करती है और बाकी लोगों को बस थोड़ा सा हिस्सा ही उसमें पे करना पड़ता है, ओके। अब देखो सब्सिडी का भी मतलब लिखा है, सब्सिडीज क्या होती है, एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन अनएम्प्लॉयड अलाउंस, ओल्ड एज पेंशन, सोशल सिक्योरिटी, की सब्सिडी का मतलब क्या होता है कि सरकार जो खुद से खर्चा करती है किन चीजों पे, एक तो यही जो पीडीएस है जो भी बताया, ठीक है, पेंशन देने में, ओके, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ठीक है, जो लोग गरीब हैं, बहुत जिन पे नौकरियां नहीं है, उनको रुपए देने में, इन सब में जो खर्चा होता है दैट इज सब्सिडी, ओके। अब देखो डायरेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, ओके, ठीक है, तीसरा ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ करना, तो इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्लाइज द सस्टेनेबल इंक्रीज इन रियल जीडीपी, ठीक है, रियल जीडीपी बढ़ना चाहिए, जीडीपी बढ़ा है, दो तरीके का होता है, रियल और नॉमिनल, तो नॉमिनल जीडीपी नहीं, रियल जीडीपी इंक्रीज होना चाहिए, जिसमें क्या हो, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन, जिसमें क्या है, प्राइस ना बढ़े, क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, कि अगर आज हमारी कंट्री में क्या है, चावल 1,000 क्विंटल बिका है, तो रियल जीडीपी बढ़ेगी कब, जब उस 1,000 की जगह 1,500 या 2,000 क्विंटल हमारा क्या है, चावल बिकेगा। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट बजट में, गवर्नमेंट प्रोवाइड टैक्स रिबेट्स एंड अदर इंसेंटिव्स फॉर प्रोडक्शन वेंचर्स एंड प्रोजेक्ट्स, तो क्या है, इन सब चीजों को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है,
वेंचर्स निकालती है, टैक्स रिबेट्स, टैक्स की छूट देती है, लोगों को एनकरेज करती है, सेविंग करती है, उसमें इन्वेस्टमेंट्स करती है, ताकि क्या हो, हमारी कंपनी, हमारी कंट्री के गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ सके। ठीक है। स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडें बनाना, डैम बनाना, ठीक है, फैक्ट्रियां बनाना। देखो, इंक्रीज द प्रोडक्शन एक्टिविटी इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मेजर फैक्टर दैट जनरेट डिमांड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन इकोनॉमी विच इंड्यूस ग्रोथ इन प्राइवेट सेक्टर टू। कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करना जिससे क्या हो, हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन एक्टिविटीज बढ़ सके। प्रोडक्शन मतलब गुड्स और सर्विस ज्यादा से ज्यादा बने। तो अच्छी रोडें होंगी तो गुड्स सर्विस जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा। अगर रॉ मटेरियल लाना है तो वो भी जल्दी पहुंच पाएगा। तो रोडें बनाना, ब्रिज बनाना, तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। ठीक है। और उससे क्या है, प्राइवेट सेक्टर का भी ग्रोथ होता है। ठीक है। अगला ऑब्जेक्टिव देखो, फोर्थ ऑब्जेक्ट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमी क्या है, स्टेबल होनी चाहिए। इकोनॉमी स्टेबल मतलब बिजनेस सही चले, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सही हो। ठीक है। तो देखो, जैसे गवर्नमेंट ट्राइज टू प्रिवेंट बिजनेस फ्लक्चुएशन, बिजनेस फ्लक्चुएशंस ना हो, बिजनेस, ठीक है, मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस जो दाम है एक अच्छे लेवल पे बने रहे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय हो लोग। ठीक है। और लास्ट क्या है देखो, थ्रू इट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। जो भी क्या है, गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू, खर्चे, कमाई के जो भी पॉलिसी निकालती है, जो कि हमारे बजट में होता है, उसमें ये सब चीजें ऑलरेडी लिखी होती है। तो गवर्नमेंट पहले से प्लान रखती है कि अगर हमें अपनी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लानी है तो हमें कहाँ कहाँ खर्चा करना पड़ेगा, कितना खर्चा करना पड़ेगा। बजट इस चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखो, अब उसी में थोड़ा पॉइंट्स लिखा है। तो देखो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट बजट इज यूज्ड टू प्रिवेंट बिजनेस फ्लक्चुएशन एंड टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कि जो बजट है हमारा, उससे क्या है, बिजनेस फ्लक्चुएशंस को कम किया जाता है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखी जाती है। जैसे अगर कंट्री में डिमांड ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो सोचो डिमांड ज्यादा होगा उसका मतलब क्या है, इन्फ्लेशन आएगा, दाम बढ़ेंगे कंट्री में चीजों के। तो गवर्नमेंट इम्पोज हायर टैक्सेस एंड रिड्यूसेस एक्सपेंडिचर टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। देखो, एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है, डिमांड बढ़ने का मतलब होता है कि लोगों पे रुपए ज्यादा है। ठीक है। मनी सप्लाई ज्यादा हो रही है, सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है, ये ज्यादा है। ओके, डिमांड ज्यादा तो मनी का सप्लाई ज्यादा है इसका मतलब। और अगर सप्लाई ज्यादा है मनी का तो हम क्या करेंगे, लोगों से रुपए लेंगे, है ना, लोगों पे रुपए ज्यादा हो रहे हैं। तो अगर हमें अब लेवल पे लाना है तो हम उनसे रुपए लेने पड़ेंगे। तो रुपए लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम टैक्स इम्पोज करेंगे, टैक्स लगाएंगे ज्यादा से ज्यादा। ओके, तो क्या होगा, जब भी वो चीजें खरीदेंगे तो उनके आधे से ज्यादा रुपए हमारे पास आ जाएंगे, सरकार के पास। तो उनके पास रुपए कम होने लगेंगे। ठीक है। और सेम इसका उल्टा ट्रीटमेंट कब होता है, डिफिसिट। जब डिमांड कम हो जाए, डिमांड कम है उसका मतलब क्या हो रखा है, लोगों पे मनी सप्लाई, यानी लोगों पे रुपए कम है ना। डिमांड कम कर रहे हैं मतलब रुपए भी कम है, तो रुपए कम है तो हमें लोगों के पास रुपए बढ़ाने पड़ेंगे। तो रुपए बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, उनको सब्सिडीज देंगे। क्या करेंगे, गवर्नमेंट खर्चा बढ़ा देगी, अपना अपना खर्चा मतलब सब्सिडी देगी, रुपए अलग से देगी। ठीक है। यहाँ पे क्या है, टैक्स लगाने का मतलब क्या हो जाता है, गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर देती है। फिर बोलते हैं गवर्नमेंट में हम नहीं खर्चा करेंगे, हम लोग ही खर्चा करेंगे क्योंकि उन पर रुपए ज्यादा है। ठीक है। तो यहाँ पे यही है, रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर। जब भी ज्यादा डिमांड होगी कंट्री में तो सरकार अपना खर्चा कम कर देगी। ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, अपना खर्चा कम करने की वजह से क्या होगा, हमें हमारी इकोनॉमी में सरप्लस बजट दिखेगा। ठीक है। सरप्लस बजट मतलब ज्यादा रुपए ज्यादा हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है। और ऐसा कब होता है, इन्फ्लेशन के दौरान। ठीक है, जो भी बताया था, एक्सेस डिमांड यानी इन्फ्लेशन, डिफिसिट डिमांड मतलब डिफ्लेशन। ठीक है। तो डिफ्लेशन के टाइम पे हमें क्या देखने को मिलता है, ठीक है, डिफ्लेशन के टाइम पे यहाँ पे हमारे पास होता है डिफिसिट बजट। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये एमसीक्यू में आ जाता है। इन्फ्लेशन के टाइम पे हम पे सरप्लस बजट होता है और डिफ्लेशन के टाइम पे हम पे डिफिसिट बजट। आप सिंपल ये वर्ड्स हम आगे सीखेंगे होता क्या वैसे। ठीक है। सरप्लस बजट वैसे समझा देती हूँ। सरप्लस बजट क्या होता है, जब हमारा कमाई ज्यादा हो, मतलब रिवेन्यू ज्यादा हो, किससे, एक्सपेंडिचर से। खर्चा कम है, कमाई ज्यादा, तो कमाई ज्यादा है तो बजट ज्यादा। डिफिसिट बजट क्या होता है, जब रिवेन्यू कम हो, किससे, एक्सपेंडिचर से। ठीक है। खर्चा ज्यादा हो रहा है, कमाई कम हो रही है, उसको हम बोलते हैं डिफिसिट बजट। तो आप खुद सोचिए, डिफ्लेशन जैसे बताया, डिफ्लेशन के टाइम पे क्या होता है, गवर्नमेंट खर्चा करती है। तो गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो खर्चा तो ज्यादा हो जाएगा।
तो खर्चा ज्यादा होगा तो वहां पे डिफिसिट बजट दिखेगा। ओके, तो देखो व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन गवर्नमेंट कैन रिड्यूस इट्स ओन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर देती है। और जब डिफ्लेशन होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडीज देती है, ठीक है, अब अपना खर्चा बढ़ा देती है। ये दो पॉइंट्स को लिख लीजिए, इसको याद रखिएगा। इन्फ्लेशन के टाइम पे सरप्लस बजट और डिफ्लेशन के टाइम पे डिफिसिट बजट। अब देखिए टाइप ऑफ बजट्स एंड बजट डिफिसिट। बजट कितने तरीके के होते हैं और बजट डिफिसिट क्या होता है। तो देखिए बजट तीन तरीके के हमारे पास, बैलेंस बजट, ठीक है, सरप्लस बजट और डिफिसिट बजट। बैलेंस बजट यहीं पे समझ लीजिए क्या होता है, जब रेवेन्यू, ठीक है, सिंपल, जब क्या होता है बजट रिसीट, जो हमारी कंपनी गवर्नमेंट की कमाई है, तो वो कमाई ज्यादा होगी किससे, बजट एक्सपेंड, सॉरी है ना, अभी बैलेंस पे है, रुकिए, ठीक है। बजट रिसीट जब इक्वल होता है बजट एक्सपेंडिचर, मतलब जितनी कमाई हुई उतना ही खर्चा हो गया, तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस बजट। सरप्लस में क्या है, जो भी क्या था, जब बजट रिसीट ज्यादा हो जाती है किससे, बजट एक्सपेंडिचर, कमाई ज्यादा हुई खर्चा कम हुआ। और डिफिसिट में क्या हो जाता है, जब बजट रिसीट, ठीक है, जब बजट रिसीट क्या है, कम हो, किससे, बजट एक्सपेंडिचर, ठीक है, खर्चा ज्यादा हुआ कमाई कम, उसको डिफिसिट बजट कहा जाता है। चलिए आगे। अब देखिए बैलेंस बजट वैन, ठीक है, बैलेंस बजट क्या होता है, देखो जब रिसीट इक्वल हो किसके, एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो जब कमाई और खर्चा बराबर होता है उसको हम बजट बैलेंस बजट कहते हैं। अब इसके फायदे, पहला फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कंपनी में हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी रहती है पैसों की, ना ही ज्यादा पैसा ना ही कम पैसा, ठीक है। अवॉइड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, फालतू का खर्चा नहीं होता है, ठीक है, ये दो मेरिट से लर्न कर लीजिएगा। अब सरप्लस बजट, सरप्लस बजट क्या है, जब हमारा रिसीट, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, ये इक्वल नहीं है, ठीक है, जब रिसीट क्या हो, ज्यादा हो किससे, एक्सपेंडिचर से, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सरप्लस बजट। अब इसके फायदे, ये क्या है, इन्फ्लेशन को करेक्ट करता है, अभी देखा था ना हमने कि जब इन्फ्लेशन होता है जिसमें क्या था, एक्सेस डिमांड, तो जब डिमांड ज्यादा हो जाती है तो सरकार क्या करती है, लोगों पर टैक्स लगाती है भर भर के, ठीक है, कि उनके रुपए, देखो डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा मतलब क्या था, याद है कि लोगों पे पैसे ज्यादा है, अब पैसे ज्यादा है तो उनसे पैसे लेने पड़ेंगे, अगर सरकार को ठीक करना है इकोनॉमी को, तो उनसे पैसा लेगी, कैसे लेगी, टैक्स लगा के, तो टैक्स लगा के पैसा लेगी तो टैक्स आएगा गवर्नमेंट पे, तो बहुत सारा टैक्स आ जाएगा, तो टैक्स ज्यादा आएगा तो कमाई ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो इससे हमारा क्या होगा, जो इन्फ्लेशन का सिचुएशन है, ज्यादा डिमांड वाला सिचुएशन है, वो सिचुएशन सही हो जाएगा, ठीक है। और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, यहाँ पे भी फालतू का खर्चा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगा के कमाई करती है। अब डिफिसिट बजट, डिफिसिट बजट में क्या होता है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, ठीक है, कि खर्चा ज्यादा किया कमाई कम हुई, तो उसको बोलते हैं डिफिसिट बजट। इसके फायदे, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, क्योंकि गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा कर रही है, मतलब क्या है, कुछ अच्छी अच्छी चीजें बना रही होगी, है ना, ऐसा मानते हैं, खर्चा ज्यादा मतलब कुछ अच्छा ग्रोथ के काम हो रहे होंगे, कंपनियां खुल रही होंगी, रोड बन रहे होंगे, ब्रिज बन रहे होंगे, अच्छा डेवलपमेंट हो रहा होगा, तो इससे क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। और प्रमोट वेलफेयर प्रोग्राम्स, और वेलफेयर प्रोग्राम्स लाइक एनजीओ खुल रहे होंगे, स्कूल खुल रहे होंगे, स्कूल में अच्छी अच्छी चीजें आ रही होंगी, तो ऐसी चीजें, हॉस्पिटल में अच्छी मशीन आ रही होंगी, तो वेलफेयर प्रोग्राम, ठीक है। अब मेजर, क्या हम क्या है, जो डिफिसिट है, यानी जो हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रखा है और कमाई कम, इसको नापा कैसे जाता है। अब इसको नापने के तीन तरीके हैं, रेवेन्यू डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट और एक प्राइमरी डिफिसिट। तीनों डिफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके तीनों पार्ट्स को लर्न करना बहुत जरूरी है, ओके, फॉर्मूलाज को खासकर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं रेवेन्यू डिफिसिट, ये क्या होता है, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है किससे, रेवेन्यू रिसीट से। तो देखिए रेवेन्यू डिफिसिट कैसा आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। अब देखो इम्प्लीकेशन कि रेवेन्यू डिफिसिट से होता क्या है, पहला डिसइन्वेस्टमेंट, याद है ना, रेवेन्यू डिफिसिट, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, याद है, रेवेन्यू रिसीट्स यानी सरकार की कमाई,
तो इससे क्या होता है, कमाई से क्या होगा, ना ही कोई लाइबिलिटी, ठीक है, नीदर लाइबिलिटी, ठीक है, नीदर लाइबिलिटी डिक्रीज एसेट, ठीक है, इससे क्या है, नीदर लाइबिलिटी इंक्रीज और एसेट डिक्रीज। इस कमाई से ना ही एसेट कम होता है ना ही लाइबिलिटी बढ़ती है। और ऐसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, सेम इसका उल्टा, नीदर लाइबिलिटी डिक्रीज, इस खर्चे से ना ही लाइबिलिटी कम होती है और ना ही एसेट इंक्रीज होता है, ठीक है। तो अब देखो, तो पहला डिसइन्वेस्टमेंट पढ़ा था ना, याद है। तो डिसइन्वेस्टमेंट में क्या है कि जो सरकार अपनी ही हिस्से में से, मतलब अपनी कंपनी में से क्या करे, अपना शेयर निकाल के पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को बेच दे, ठीक है। तो देखो, गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू कवर सेल, ठीक है, होल और पार्ट ऑफ शेयर्स सिलेक्टेड पब्लिक एंटरप्राइज टू पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, की गवर्नमेंट क्या करे, अपना कंपनी का पब्लिक सेक्टर्स का कुछ हिस्सा या पूरी पूरी की पूरी कंपनी, ठीक है, उसके सारे शेयर्स किसको दे दे, प्राइवेट सेक्टर को, तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। इंक्रीज डेट बर्डन, ठीक है। तो देखो, ये इम्प्लीकेशन है कि रेवेन्यू डिफिसिट से क्या क्या होता है, देखो खर्चा ज्यादा किया है ना, खर्चा ज्यादा किया है, तो ये सब इम्प्लीकेशन देखने पड़ेंगे। ओके, अगला इंक्रीज डेट बर्डन, डेप्ट उधार बढ़ जाता है, ठीक है। लार्जर बोरोइंग of repayment liability and interest payment increase the further burden on government, ठीक है, कि लाइबिलिटी बढ़ जाती है, इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाता है सरकार के ऊपर। वार्निंग साइन फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। रेवेन्यू डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट क्या है, सरकार के लिए एक वार्निंग सिग्नल है ना, खर्चा ज्यादा हुआ है कंट्री में, कमाई कम हुई है, तो क्या है, सिग्नल ही तो है कि खर्चा ज्यादा हो रहा है, फ्यूचर कैसे चलेगा। फॉर द गवर्नमेंट टू कट इट्स एक्सपेंडिचर, कि अपने खर्चे कम करो, ये एक सिग्नल है ना, खर्चा ज्यादा हुआ है, कमाई कम हुई है, तो सरकार को क्या होगा कि खर्चा कम कर दो, और खर्चा मत करो फालतू का, और क्या करो, टैक्स बढ़ा दो कि रिसीट्स जो कमाई है वो बढ़ सके। रेवेन्यू रिसीट याद है ना कैसे करता है, एक तो टैक्स वाला तरीका होता है और एक नॉन टैक्स वाला तरीका, जिसमें फीस फाइन, तो अब गवर्नमेंट को करना है, फीस फाइन तो बढ़ा नहीं सकती, तो क्या करेगी, टैक्स बढ़ा देगी, तो कमाई ज्यादा होगी। अब देखो, ये एस्टिमेशन तरीका दिखाया है, ठीक है। तो देखो, रेवेन्यू रिसीट है हमारे पास, ये दो, एक एक हजार, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है देखो ये, ओके। तो कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है, रेवेन्यू पेमेंट, ठीक है, रेवेन्यू रिसीट, दोनों को माइनस किया टोटल करके, ठीक है, यहाँ का 2000, ठीक है, वहां का कितना हो गया 3000, ओके, तो माइनस किया तो देखो 1000, तो ये हमारा रेवेन्यू डिफिसिट, देखो खर्चा ज्यादा है अभी भी, ठीक है, खर्चा पूरा 3000 का है, कमाई सिर्फ 2000 हुई है, ओके। अब फिस्कल डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट कैसे निकालते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, माइनस टोटल रिसीट, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल, इसमें दोनों जुड़ जाएगा। अभी रेवेन्यू डिफिसिट में क्या था, सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट ही था, इसमें दोनों रेवेन्यू और कैपिटल दोनों जुड़ जाएंगे, पर एक्सक्लूडिंग कैपिटल डेट रिसीट्स, ठीक है, कैपिटल डेट रिसीट्स को इसमें इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। एक और होता है, फिस्कल डिफिसिट इक्वल होता है सीधा नेट बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने जितना भी उधार लिया रखा है दूसरी कंट्रियों से या फिर अपनी सरकार से, आरबीआई से, तो उसी को हम फिस्कल डिफिसिट कहते हैं। तो दोनों फॉर्मूले याद रखना फिस्कल डिफिसिट के। अब इम्प्लीकेशन की फिस्कल डिफिसिट की वजह से क्या क्या होता है, पहले तो डेप्ट रेट, क्या है, डेप्ट में फंस जाती है कंट्री, बोरोइंग एंड फर्दर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फ्रेश बोरोइंग में पुट द गवर्नमेंट ऑन डेप्ट ट्रैप, कि क्या है, जो भी गवर्नमेंट उधार ले रही है, ठीक है, पेमेंट कर रही है इंटरेस्ट वगैरह का, ठीक है, और फ्रेश बोरिंग जो भी नए उधार लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट देना, ठीक है, ये सब क्या होता है, गवर्नमेंट को डेप्ट ट्रैप में फंसाता है। अब इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इन्फ्लेशन बढ़ता है मार्केट में, बोरिंग ऑफ गवर्नमेंट टू मीट फिस्कल डिफिसिट इंक्रीज मनी सप्लाई इन मार्केट, कि फिस्कल डिफिसिट की वजह से क्या है, मनी सप्लाई बढ़ जाती है इकोनॉमी में, जिससे क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन आएगा। फॉरेन डिपेंडेंस, अब फिस्कल डिफिसिट के टाइम पे क्या होता है, दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट हो जाती है कंट्री पेमेंट्स के लिए, क्योंकि खर्चा ज्यादा हो गया है, ठीक है, तो वो खर्चे का पेमेंट तो करना पड़ेगा, तो दूसरी कंट्री से उधार लेती है कंट्री, ओके। अब देखो, ये एस्टिमेशन दिखाया है, जिसमें क्या है, टोटल, ओके। तो देखो,
ठीक है। तब देखो फिस्कल डिफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, यहाँ से 9,000 और टोटल रिसीट्स, ठीक है, टोटल रिसीट में देखो 7,700 इन सब का टोटल करके, ठीक है, ठीक है, 7,700। आप पर एक चीज ध्यान रखना, इसमें याद रख लिया था फिस्कल डिफिसिट में डेप्ट नहीं लेते, ठीक है, डेप्ट को नहीं लिया जाता है, तो इसको नहीं लिया है, तो सिर्फ ये चीज इंक्लूड है, तो ये तीन चीजों को मिला के ही 7,700 आया है, ठीक है। तो देखो माइनस करने में 1,300 आया, और हमने एक और पढ़ा था फिस्कल डिफिसिट का दूसरा फॉर्मूला क्या था, नेट बोरोइंग, जितना भी उधार ले रखा है, तो डेप्ट नेट बोरोइंग, तो देखो इसी के बराबर आंसर आया है। तो फिस्कल डिफिसिट एक तो फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, पर दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, सीधा डेप्ट के ही इक्वल हो जाता है, नेट बोरोइंग के इक्वल भी होता है फिस्कल डिफिसिट। इसका एक और फॉर्मूला है, फिस्कल डिफिसिट इक्वल किसके होता है, नेट बोरोइंग। ये दो फॉर्मूलाज है, ठीक है। तो आप यहाँ से सीधा डेप्ट को देख के भी सीधा लिख सकते हैं, देखिए फिस्कल डिफिसिट 1300। अब प्राइमरी डिफिसिट देखो, प्राइमरी डिफिसिट क्या है, इज इक्वल टू फिस्कल डिफिसिट, ठीक है। प्राइमरी डिफिसिट फिस्कल डिफिसिट के बराबर होता है, पर उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट्स को हटा दो बस, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट दिया गया है डेप्ट के ऊपर वो इंटरेस्ट हटा दो, तो प्राइमरी डिफिसिट मिलता है, ठीक है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है प्राइमरी डिफिसिट का, याद कर लेना। अब सिग्निफिकेंस, इट शोज द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइमरी डिफिसिट से क्या पता चलता है, बोरोइंग रिक्वायरमेंट, कि सरकार को कितनी बोरोइंग की जरूरत है, ठीक है, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। हाई प्राइमरी डिफिसिट इंडिकेट फिस्कल इररिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, कि क्या है, अगर प्राइमरी डिफिसिट ज्यादा हो तो उसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी हुई है, मतलब खर्चा बहुत ज्यादा कर रखा है, ठीक है। अब जीरो प्राइमरी डिफिसिट, अगर प्राइमरी डिफिसिट जीरो है इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट मींस दैट गवर्नमेंट हैज टू बोरो ओनली टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, कि गवर्नमेंट को सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए ही रुपए इकट्ठा करने पड़ेंगे, बाकी कोई और उनपे कोई भी डेप्ट नहीं होगा। नो एडिशन इन एग्जिस्टिंग लोन, लोन में भी कुछ एग्जिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। साइन ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन, इससे पता चलता है कि कंट्री ने खर्चा बहुत ही सोच समझ के किया, पता चलता है फिस्कल डिसिप्लिन पता चलता है। ओके, तो देखो ये प्राइमरी डिफिसिट का तरीका। ओके, फिस्कल डिफिसिट अभी हमने किया, डेप्ट के बराबर होता है, सॉल्व भी कर सकते हैं, तो पर छोड़ना, ठीक है। तो 1,300 और इंटरेस्ट पेमेंट हमको दिया है, तो इनको माइनस करके आपका प्राइमरी डिफिसिट मिल जाएगा। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करके देखिए। ओके, यहाँ पे रेवेन्यू डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट और प्राइमरी डिफिसिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो चीज हमें दी है, रेवेन्यू डिफिसिट का फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। तो देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 300 और रेवेन्यू रिसीट 200, तो 300 माइनस 200 100, ठीक है, ई करोड़ में सारा मान। फिस्कल डिफिसिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, पर रिसीट में क्या करना है, डेप्ट को नहीं लेना है, ठीक है, डेप्ट यानी बोरोइंग उनको इंक्लूड नहीं करना। तो देखो पूरा दे रखा कैपिटल रिसीट कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो इनको टोटल करके, ओके, तो देखो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट इंक्लूडिंग डेप्ट रिसीट्स, ठीक है। तो देखो इनको टोटल कर लो एक्सपेंडिचर के लिए, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 300 कैपिटल 60, तो टोटल 360, ठीक है। और रिसीट्स के लिए देखो 3,200 और ये इतना 160, ठीक है। तो 200 160 पर क्या करना है, इसमें से बोरोइंग्स को हटाना है, ठीक है, बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करते, तो बोरोइंग्स को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखो ये बनेगा, ठीक है, ये 30 जो लिखा है, ये 30 कैसा आया है, 200 रेवेन्यू रिसीट का, और कैपिटल रिसीट जो है 160, उसमें से बोरोइंग को हटा दिया है, तो 160 में से 30 गया 30, तो इसमें से 30 जोड़ा है, ओके। और प्राइमरी डिफिसिट का तो फॉर्मूला बताइए, फिस्कल डिफिसिट, ओके, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिस्कल डिफिसिट अभी हमने निकाल ली 130, उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट हटा दो 90, ठीक है। ओके, तब देखो फिस्कल डिफिसिट में आपको क्या है, फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं थी, हमें पता है फिस्कल डिफिसिट का दूसरा क्या होता है, वो सीधा नेट बोरोइंग, बोरोइंग के इक्वल हो जाता है। तो हमें दिख रहा है बोरोइंग किसके इक्वल है, 130, तो आप अपना माइनस भी करने की जरूरत नहीं, आप सीधा 130 लिख सकते हो, ठीक है। आप ये सॉल्यूशन देखो, एक गवर्नमेंट शो द प्राइमरी डिफिसिट ऑफ इतना, प्राइमरी डिफिसिट कितना है 5,800 करोड़, ठीक है। और एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट पेमेंट कितना है 600, फिस्कल डिफिसिट निकालना है। फिस्कल डिफिसिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, ठीक है। बट अभी आप यहाँ पे देखो, आपके आइटम में एक्सपेंडिचर रेवेन्यू तो है नहीं, तो दूसरा फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, प्राइमरी डिफिसिट का,
ठीक है, प्राइमरी डिफिसिट उसके इक्वल होता है फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो प्राइमरी डिफिसिट हमें पता है 5800, फिजिकल डिफिसिट ऐसे ही, इंटरेस्ट पेमेंट पता है 600, इधर माइनस में उधर जाके प्लस, तो 800 प्लस 600 इक्वल किसका, फिजिकल डिफिसिट। बस प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 6400। ओके ओके, गवर्नमेंट है, फिजिकल डिफिसिट दिया है, इंटरेस्ट पेमेंट दिया है, प्राइमरी डिफिसिट निकालना है, बस माइनस कर दो इन दोनों को। ठीक है, फॉर्मूला बताइए। ओके, अब एक ही क्वेश्चन है, देखो ये भी इजी है, इसमें फिजिकल डिफिसिट निकालना है। फिजिकल डिफिसिट के लिए चीजें में दी है, देखो टोटल एक्सपेंडिचर दिया है, यहाँ पे रिवेन्यू रिसीट दी है, पर नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट। देखो नॉन डेप्ट है, नॉन डेप्ट हम लेते हैं, हम डेप्ट वाली नहीं लेते, तो टोटल रिसीट के लिए क्या होगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, और एक्सपेंडिचर तो हम पे टोटल ही है, तो 85,000 में से माइनस कर देंगे इन दोनों को, आप जोड़ के भी माइनस कर सकते हो। ठीक है, अब देखो बजट डिफिसिट को कम कैसे कर सकते हैं। ओके, तो या तो एक्सपेंडिचर कम कर दो, डिफिसिट कम करना है, डिफिसिट होता कब जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रेवेन्यू कम हो, है ना, तो एक्सपेंडिचर कम कर दो और रेवेन्यू को बढ़ा लो, तो आपका डिफिसिट कम हो जाएगा। ठीक है, देखो ग्रोथ शुड बी हाई, ग्रोथ ज्यादा होनी चाहिए, इन्फ्लेशन कम होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मेजर टू करेक्ट बजट डिफिसिट, बजट डिफिसिट कम करने के तरीके, मतलब उसको सही करने के तरीके, तो देखो पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो भी सरकार क्या पब्लिक को रुपए दे रही है ना, वो कम कर देना चाहिए, क्योंकि खर्चा कम करना है। रिडक्शन सब्सिडीज, सब्सिडीज कम कर दो। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, जो भी फालतू के खर्चे उनको कम कर दो। रिडक्शन इन ट्रांसफर पेमेंट, जो भी ट्रांसफर पेमेंट्स है उनको भी कम कर दो। दूसरा तरीका क्या है, रेवेन्यू बढ़ाना, तो रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, टैक्स बढ़ा दो, डिसइन्वेस्टमेंट कर दो, और डिफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, सब्सिडी रिडक्शन, सब्सिडी रिड्यूस मतलब जो भी तेलों में सब्सिडी दी जाती है, फर्टिलाइजर्स में सब्सिडी देते हैं, उन सबसे उनको हटा दो, कम कर दो। ठीक है, एलपीजी में। डिडक्शन इन ट्रांसफर पेमेंट, जो भी लोगों को क्या है ट्रांसफर पेमेंट, लाइक ट्रांसफर पेमेंट पेंशन वेंशन दी जाती है, उनको थोड़ा कम कर दो। नॉन पेमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, जैसे डिफेंस वगैरह में जो होता है एक्सपेंडिचर, उनको थोड़ा कम कर देना चाहिए। ठीक है, बोनस वगैरह जो कंपनियों को देते हैं एम्प्लॉयज को, वो भी कम कर देना चाहिए। ठीक है, टैक्स बेस बढ़ा दो, टैक्सेस बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो टैक्स को इंक्रीज कर दो। ठीक है, टैक्स इवेशन को चेक कर लो, इवेशन मतलब जो भी टैक्स की चोरी वोरी होती है उसको चेक करो। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा दो, डायरेक्ट टैक्स और ज्यादा लगा दो। डिसइन्वेस्टमेंट, ये तो हमें पता ही है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, अपनी क्या है जो सरकार की कंपनी है उसमें से कुछ हिस्सा या पूरी की पूरी कंपनी क्या करो, उसके शेयर्स बेच दो, किसको, प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, यूज टू मीट डिफिसिट बजट, ये क्यों किया जाता है, डिफिसिट बजट को कम करने के लिए करते हैं। दूसरा डिफिसिट फाइनेंसिंग, ये अभी हमने किया था, इसमें क्या होता है, मींस प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट। ठीक है, जो करेंसी निकलती है हमारी, प्रिंट होती है, इट इन्वॉल्व बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक थ्रू द इशू ऑफ ट्रेजरी बिल। ठीक है, कि क्या करना चाहिए, आरबीआई से उधार ले लेना चाहिए। सेंट्रल बैंक बाइज द ट्रेजरी बिल एंड द गवर्नमेंट गेट कैश टू फंड इज डेफिसिट। क्या है उससे, क्या है, ट्रेजरी बिल बनाया जाता है उधार लेने के लिए, फिर उस ट्रेजरी बिल से क्या है गवर्नमेंट कैश ले सकती है। ठीक है, किससे, सेंट्रल बैंक से, यानी आरबीआई से। ओके, अब देखो तीन तरीके हैं हाउ टू फाइनेंस द बजट डिफिसिट, कि बजट डिफिसिट में कहां से रुपए लाए, जो भी हमने किया। पहला, मनी सप्लाई बढ़ा दो, पब्लिक से उधार ले लो, और डिसइन्वेस्टमेंट, रुपए निकाल लो अपनी पब्लिक कंपनी से। ओके, तो देखो पब्लिक से उधार लेना, गवर्नमेंट में रेज लोन फ्रॉम द जनरल पब्लिक बाय इशू ऑफ बॉन्ड्स एंड वेरियस टाइप, बॉन्ड्स वगैरह होते हैं तो पब्लिक लोग खरीदते हैं। ठीक है, तो वो दे दो, तो पब्लिक उसको खरीदेगी, तो क्या सरकार को रुपए मिलेंगे। तो एक वो तरीका है। दूसरा, एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को बढ़ा दो, सेंट्रल बैंक बायज द ट्रेजरी बिल इशूड बाय द गवर्नमेंट गेट्स कैश टू फंड इज डेफिसिट। क्या है, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, ट्रेजरी बिल खरीदेगा, किससे, गवर्नमेंट से। ओके, और उसके बदले वो उसको कैश देगा। और लास्ट डिसइन्वेस्टमेंट, ये हमने बार बार कर लिया है। क्या होता है कि पब्लिक कंपनी क्या करेगी, अपने सारे शेयर्स बेच देगी, सारे या कुछ हिस्सा बेच देगी, किसको, प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, तो उससे उनको रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, तो बस इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, ओके, तो जितने क्वेश्चन इसके बीच में थे वो सारे क्वेश्चन को वापस से ट्राई कर लेना। ठीक है, और जितने भी इसमें टॉपिक्स है सबकी डेफिनेशन सब लर्न हो जानी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है सब। ओके, तो चलो आज की क्लास ये खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
ओके, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।